गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपके लिए है हमारे पास एनडीए 2020 एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो बोथ 2020 का फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स का पेपर करते कंसेक्यूटिवली मैथ के पेपर की कंप्लीट एनालिसिस आएगी। बिल्कुल दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने छोटे छोटे सवाल मैथमेटिक्स के भी आते हैं वहाँ। फिलहाल अभी आज मैथमेटिक्स की कोई चर्चा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैथ की चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अपने उन बच्चों को जो हमारे बच्चे एनडीए डीमर्स हैं, जो एनडीए की परीक्षा देते हैं, उनसे मैं आज रूबरू हुआ हूँ। जनरल साइंस, देखिए जो फिजिक्स आती है वहाँ जनरल साइंस की कैटेगरी में आती है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें डीप में 11th और 12th की फिजिक्स पूछी जाती है। जी हाँ, सिलेबस तो है, हम तो कहते हैं 9th 10th का भी सिलेबस इन्वॉल्व है, तो 9th का 10th का 11th का 12th का अगर साइंस आपने ओवरव्यू किया है। बाकी अगर कोई बच्चा तुलना करेगा कि सचान सर के 11th और 12th की स्टैंडर्ड की फिजिक्स, तो दोस्त आपको बता दूं, सचान सर जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, इससे 100 गुना ज़्यादा ऊपर की पढ़ाते हैं। 100 टाइम अपर लेवल होता है जब 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो उससे तो इसकी कंपेरिजन मत करना। 22 क्वेश्चन, देखिए थोड़ा नहीं होता है। अगर मैं एक एनालिसिस करूं तो अगर कोई बच्चा 50 में से 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के बना लेता है, 20-22 क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस के सपोर्ट मिल जाते हैं, 20-22 केमिस्ट्री भी मुझे दिख रही है, बिल्कुल एकदम मक्खन पूरा। खड़िया का सूत्र बताओ। अब आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री में खड़िया का क्या मैटर है। यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो कोई बिल्कुल बेकार जो 9th का साइंस जानता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के 30-40 सवाल का खेल है, जो गलत हो ही नहीं सकते हैं। अरे 30-40 ये हो गए, 30 वहाँ से मान लो 70 प्लस हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर का अगर जीएस वीएस तैयार है मेरे भाई, तो इस पेपर में 100 प्लस क्वेश्चन अटेंड होते हैं। और अगर 100 सवाल इस पेपर में अटेंड होते हैं, ये स्कोरिंग पेपर है आपका, इसका स्कोर कैरी करेगा। जब जितना ज़्यादा स्कोर लेके जाएंगे उतनी बढ़िया आपकी मेरिट होगी। फिलहाल ज़्यादा मेरिट का चक्कर इसमें नहीं होता, क्वालिफाई करने का चक्कर होता है, फिर 5 दिन के एसएसबी का चक्कर होता है। आपको तो पता होगा कि 5 दिन की एसएसबी थोड़ी टफ होती है। तो हम अगर बात करें कि इलाहाबाद के स्टैंडर्ड पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कराता है, तो शायद मैं कहता हूं नो। यस, खुलेआम कहता हूं नो। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो अच्छी एनडीए के एसएसबी की तैयारी कराते हैं। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, देहरादून में 2-3 जगह ही है जो अच्छी एसएसबी की तैयारी कराते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है हमारे, जो बच्चे 50, 60, 70 हज़ार दे करके एनडीए की कोचिंग करना चाहते हैं। मैं लिख के देता हूं बच्चों, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि एनडीए की परीक्षा पास करने के लिए किसी 50,000 की कोचिंग में एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। रियली मैं डंके की चोट पर कहता हूं नहीं है, और मैं इस पेपर में और अगले पेपर में डंके की चोट पर साबित कर दूंगा कि इसमें जो सवाल बनते हैं या पहले कभी बने हैं, उसका स्टैंडर्ड आपके 11th और 12th के ऊपर नहीं जाता है। जिस लेवल का 11th 12th का कंटेंट आपको पढ़ा रहा होता हूं, उससे ईमानदारी से बिलीव करिए, पूरी मेहनत करिए, आपका ड्रीम जरूर पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करता हूं। उसी क्रम में आप देखते रहिएगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे बहुत नीचे का स्टैंडर्ड इन क्वेश्चंस में है। चलिए आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए बिना समय गंवाए आपके सवालों की शुरुआत करता हूं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए, जो समय क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा वो लगेगा। अब देखिए, आप क्वेश्चन मैच मत कराइएगा मेरे पास, वो अगर आपके पास पेपर हो तो मेरे पास सेट सी है, सेट सी सॉल्व कर रहा हूं, तो नंबर्स को मत मैच कराइए, क्वेश्चंस का कंटेंट मैच करा लीजिएगा जब कहीं कहीं कोई आंसर शीट मिल जाए। किसी द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया है। अब क्लास 11th में आपको चैप्टर के साथ भी वर्बरेट करूंगा। खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को हमने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ाया है। बहुत मेहनत करके हमारे बच्चों ने क्लास 11th हमारे साथ पढ़ा था, और वो सारे बच्चे जो मेरे साथ क्लास 12th में कंटिन्यू हैं। देखते रहिएगा, जितनी फिजिक्स अभी तक मैंने पढ़ाई है, कौन सा सवाल बाहर निकल के जाता है। एकदम घटिया लेवल के सवाल है। मैं फिर से कहता हूं, यूपीएससी को मैं ऐलान करता हूं कि आपने बहुत नीचा स्तर गिरा दिया है फिजिक्स का। चलिए, किसी इस द्रव को कांच के एक बीकर में रखा गया है। द्रव स्तंभ एक बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? 4 ऑप्शन मौजूद हैं। आपको तो पता होगा कि किसी बर्तन में अगर कोई द्रव भर दिया जाए
तो उसकी दाब का एक ही सूत्र होता है, P बराबर H D G। जी हाँ, ये किसी बर्तन में भरे हुए द्रव के कारण इसकी तली पर लगने वाले दाब का सूत्र है P बराबर H D G। कह रहा है दाब बी, पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, दाब बीकर के आधार के क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो देखिए कहीं क्षेत्रफल की बात करी गई है नहीं, इसका मतलब पहला आंसर सही नहीं है। दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल, मतलब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। तो P बराबर H D G हमने पढ़ा है, तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मैं थर्ड और फोर्थ को रीड ही नहीं करूंगा, बाकी आप रीड करना चाहें तो एनालिसिस में करा देता हूं। दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता, जबकि घनत्व पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना। दाब न तो बीकर के आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, हाँ क्षेत्रफल पर तो निर्भर नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है, दीगर है, लेकिन एक आगे स्टेटमेंट लिखा है ना ही द्रव स्तंभ की ऊंचाई, तो इस जगह गड़बड़ हो गया है। तो इसका मतलब मोर करेक्ट, मच करेक्ट इज द फर्स्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जवाब होगा बी। मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं, ये एनालिसिस में उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिन बच्चों के पास ये पेपर अवेलेबल हो। अगर पेपर अवेलेबल नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पेपर को मैं गूगल ड्राइव पर डाल के भी सेव कर दूंगा, जा करके आप ड्राइव से देख लीजिएगा। इस पेपर को अगर देखना होगा, आपके पास पेपर नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूं जाकर के ड्राइव पर मैं इस पूरे पेपर को डाल दूंगा, ये पेपर आप वॉच कर लीजिएगा जरूर। और फिर नेक्स्ट कल परसों में जैसे वक्त मुझे मिलता है, मैं संडे तक आपको मैथ्स का पेपर देता हूं। ये 54 हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल है तुरंत 54 के बाद 55। करे ध्वनि तरंगों के प्रगमन यानी आगे बढ़ने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है ध्वनि तरंगों के आगे बढ़ने के संबंध में। तो पहला स्टेटमेंट है ध्वनि तरंगें पानी से होकर गुजर सकती हैं। जो सोनार बना है इसी के प्रिंसिपल को तो फॉलो करता है, हमें सबको पता है ध्वनि की तरंगें पानी में चल सकती हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में जब मैंने साउंड का पहला चैप्टर पढ़ाया था, वहां स्पष्ट रूप से लिखा था अनुप्रस्थ तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। लेकिन ध्वनि तरंगें एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगों का नेचर होता है ठोस में भी चलती हैं, द्रव में भी चलती हैं और गैस में भी चलती हैं। तो ध्वनि तरंगें हवा से होकर गुजर सकती हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्वनि तरंगें इस्पात से होकर गुजर सकते हैं, मेरी बात सही साबित हो गई। ध्वनि तरंगें एक प्रकार के अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। एक ऑप्शन है ध्वनि तरंगें निर्वात, बिल्कुल, अगर कहीं निर्वात हो दोस्त, वहां आप बम फोड़ दीजिए, बम की आवाज कहीं नहीं जाएगी। जैसे कहते हैं चंद्रमा पर बम फोड़ दिया जाए तो यहाँ सुनाई देगा क्या? हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल अल्ट्रा थ्योरेटिकल थॉट, एकदम झंडू बाम सवाल है जिनका कोई औचित्य नहीं है। विज्ञान का दृष्टिकोण रखने वाले बच्चों को एकदम जनरल नॉलेज तक के सवाल उठा के 22-23 पूछे गए, फ्री में मिलने। नंबर वन तो बराबर है ना, जितना मैथ का एक सवाल नंबर देगा उतना यहू देगा। स्कोर जितना हाई होगा मेरिट में आप उतना अच्छे होंगे। जब आप अच्छे स्कॉलर बन के वहां पर जाएंगे एसएसबी देने, क्यों आपको मेरिट किया जाएगा। चलिए एक सवाल और खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर करता हूं। क्वेश्चन मुझे ढूंढने होंगे एक एक करके पेपर में। चलिए मिल गए, बहुत ढेर सारे मिल गए। अब देखना कैसे झंडू बाम सवाल आए हैं। कह रहे वैद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बचपन से विज्ञान पढ़ते हैं, बल्ब का जो तंतु होता है सब लोग कहते हैं टंगस्टन का बना होता है, तो इसका ऑप्शन है टंगस्टन। हो गया, सवाल खत्म हो गया। इसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ एक न्यूमेरिकल कंटेंट है, मैं इसे हटा देता हूं और आपको दिखाता हूं। एक न्यूमेरिकल लगाने को आया है, उस सवाल का लेवल हमारे द्वारा बताए गए क्लास 12th के क्वेश्चंस के लेवल में 1000 गुने का डिफरेंस है। हमने जो तुमको पढ़ाया है इस पूछे गए सवाल से 1000 गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड उठा के पढ़ाया है। मैं दावा करता हूं इस सवाल का लेवल
हमारे बताए गए क्वेश्चंस के लेवल से 1000 गुना नीचे है। हमारे बच्चे ऐसे सवालों को ओरल लगा सकते हैं, मैं वादा के साथ कहता हूं और श्योर कहता हूं कि इसे ओरल लगा सकते हैं, इसे किसी को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। अब ये एक सुंदर सा सवाल है जो एकदम झंडूबाम है, क्लास 10th का बच्चा लगा ले ऐसा है। 12 वोल्ट प्रतिरोध R और R है, यहाँ 100 मिली एम्पियर धारा जा रही है, 12 वोल्ट का वोल्टेज है, कैपिटल R की वैल्यू पूछिए। लगा देना V बराबर IR। अब आपको तो याद होगा यार, V है 12, I की वैल्यू हमारे पास 100 मिली एम्पियर है, 10⁻³ करने का। R के साथ कैपिटल R का पैरेललिटी है, सो इट इज R/2। मैं इस कैपिटल R की तलाश में आया हूं। जितना तूफानी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बताइए, मेरे को तो पता है इतना आ गया है। 240 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68। देखिए हम अगर मैं अपने फ्लो में आ जाऊं तो 15 से 16 मिनट के अंदर इन सभी सवालों के जवाब आपके हाथ में रख दूंगा निश्चित तौर से। हाँ, 1 मिनट में एक सवाल लगाना भी है, 150 सवाल है, 150 मिनट है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो सबको पता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, मतलब पहला ऊर्जा का मात्रक नहीं है, प्रश्न में पढ़ लिया करिए। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी तो ऊर्जा ही है। न्यूटन मीटर यानी बल गुणित विस्थापन, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं, तो आखिरी वाला ऑप्शन बचा रह गया, ये नहीं है। करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, छोटा सा एक कमी रह गया, अगर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता सर्व यही ऊर्जा का मात्रक हो जाता, क्योंकि ये वर्क की डायमेंशन है, वर्क का फॉर्मूला है। लेकिन इतना केवल गायब करके एक ऑप्शन छुड़वा दिया, यही ऊर्जा का मात्रक नहीं है दोस्त। चलिए एक और सवाल हो गया, 5 हो गए। अगले सवाल के ऊपर आता हूं। क्या सवाल मिल रहे हैं, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है। अगला सवाल, 2 उपग्रह वृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपको तो पता होगा केपलर का तीसरा नियम आपसे कुछ कहता है, वही कह रहा है 2 उपग्रह वृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ उनके कक्षा की त्रिज्याएं, पहले की त्रिज्या R1 बराबर R है, दूसरे वाले ग्रह की त्रिज्या R2 बराबर 4R है। सूर्य के चारों ओर उनके आवर्त कालों का अनुपात। तो सुनो, कभी आपने पढ़ा होगा केपलर का तीसरा नियम, बिल्कुल ओरल है दोस्तों, ओरल। तो T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब, यानी कैपिटल R का क्यूब। दूसरे वाले ग्रह के लिए T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4R का होल क्यूब। इन प्रोपोर्शनलिटीज के साइन को यहाँ से स्क्वायर के साइन को हटा दें तो इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2 बन जाने का। पढ़े लिखे आदमी हो, टोपा थोड़ी ना हो यार तुम लोगों को बहुत पढ़ाया है मैंने। R की 3/2 पावर ऊपर नीचे दोनों जगह है, उड़ जाएगी, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 4 की पावर 3/2 बचेगी। और कैलकुलेट करें तो 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 उड़ गया, ये बचा 2 की पावर 3 यानी 1/8। 1/8 इज द करेक्ट आंसर, बी इज आल्सो करेक्ट, अगेन करेक्ट। इसके बाद भाई साहिल ने हमारे इस सवाल को लोगों के सामने डिस्कशन के लिए रखा था, लोगों ने हाथों हाथ बता दिया था। चलिए वेरिफिकेशन करा देता हूं। एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। हाथों हाथ लोगों ने झटाक से आंसर दे दिया था, उतनी जल्दी हम भी दे देंगे। 20 ओम है, बोला बराबर लंबाई के 2 हिस्सों में काटा गया है, तो 20 से काट दीजिए तो 10 ओम का ये हो जाएगा, 10 ओम का ये हो जाएगा। बोला उसी के ऊपर दोहरा दिया गया है, मतलब साफ है 20 वाले तार के 2 बराबर बराबर हिस्से करें तो दोनों 10-10 ओम के हो जाएंगे, और दोनों को पैरेलल लगा दोगे तो इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा। 5 इज द करेक्ट आंसर, 74 इज द करेक्ट। देखते जा रहे हैं आप, अभी देखते रहिए। ये 20-22 सवाल है, 15 से 20 मिनट की वीडियो में सारे सवाल कवर होंगे। एक समान तीव्रता का प्रकाश किसी पूर्णतया परावर्तक सतह पर लंबवत गिरता है, सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, विकिरण बल दुगना हो जाए, विकिरण बल भी आधा हो जाएगा। आपको पता होगा E प्रोपोर्शनल टू A होता है, E माने एनर्जी, और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है। E बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो अगर एरिया आधा कर देंगे तो विकिरण बल भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास बी मौजूद है। एक समान तीव्रता का प्रकाश
किसी पृष्ठ पर गिरता है, पृष्ठ का एरिया अगर आधा कर दे तो विकिरण बल का क्या होगा? विकिरण बल ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। ऊर्जा अगर क्षेत्रफल आधा हो जाएगा तो ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, नेचुरल सी बात है। और अगर ऊर्जा आधी हो जाएगी तो बल भी आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। अगला सवाल, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होगा शायद कार्निया पर बनता है, आई डोंट नो, बट हो सकता है रेटिना पर बनता हो। अब मानव नेत्र का चित्र कहाँ बनता है? बायोलॉजी वाले, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, केमिस्ट्री वाले मिलकर निकाल लेना, आई डोंट नो। नीचे गए चित्र पर विचार किए। चलिए, अब हमारे बच्चे इस समय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने में लगे हैं। जवाब आता है। मैं यही कहा करता हूं कि बेटा हे होश ठिकाने रख के जिंदगी में पढ़ा करो, बहुत काम आएगा। पढ़ाई जब पढ़ाई की तरह होगी तो काम आएगी, पढ़ाई जब ऐसे लड़ाई की तरह होगी, जबरदस्ती ढकेल कराई जा रही तो मत करो। मैं फिर अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि पढ़ाई तभी तक करो जब आपको उसका मन करे, ना करे तो जबरदस्ती की पढ़ाई में मत घुसो, कुछ नहीं मिलेगा। अपना पैसा, अपना समय सब कुछ खोटी करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलो सवाल है, हमारे पास यहाँ एक चीज दिख रही है, आपको पता होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने आपको पढ़ाया था। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और प्रोटॉन इसके क्रॉस ऐसे भागा है और आपको चाहिए इस प्रोटॉन पर लगने वाले फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन। आपको मैंने कहा था बेटा ठीक से सीखो, ये काम आएगा। देखिए काम आया ना कि नहीं है? प्रोटॉन की डायरेक्शन पूछी गई। अब आप वहां जाके सवाल ना समझ पाओ वो दूसरी बात है, लेकिन आपको डायरेक्शन निकालना तो मैंने सिखाया है ना। ये रहा मेरा बी, प्रोटॉन भाग रहा है ऊपर, ये गया फोर्स डाउन। देखिए ये गया बी, प्रोटॉन भागा ऊपर, करंट गई ऊपर, फोर्स लगा अंदर। एक डी वाला ऑप्शन है पृष्ठ पर अंदर की ओर, पृष्ठ पर अंदर की ओर। अगेन ए क्वेश्चन इज फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। फिर से सुनिएगा, एक और बेहतरीन सवाल आपकी झोली में डालने वाला हूं। इस सवाल का मैं इतना डीप में आधा घंटे क्लास 11 के बच्चों के साथ डिस्कशन पढ़ाता हूं। आज उसी सवाल को रखा गया है। जिन जिन बच्चों को क्लास 11 की क्लास याद हो, मैंने वेव एंड साउंड पढ़ाई थी, उसमें पहले ही चैप्टर पर इस कंसेप्ट का एक डीप डिस्कशन किया था। मैं वापस आपके पन्ने पलटता हूं। करा निम्नलिखित में कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में एक कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं? ध्वनि एक तरंग होती है और अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आपको यह भी बता दूं, प्रकाश की चाल की तुलना में धीमी चाल से आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही स्टेट करे। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस बात को समझिए, सही नहीं है। पता चला कुछ झेले चले आए। प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से। अरे मालिक, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ध्वनि की चाल मात्र 311 मीटर पर सेकेंड। सोचो 332 बोलते हैं, 311 लिखा हूं। अब इससे तो हजारों करोड़ों गुना ज्यादा है ना ये। तो प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है। मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सही है, रोशनी कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यही गलत हो गया है। हमने बात की थी भी थोड़ी देर पहले कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस में चलती हैं। आपने देखा भी, पिछला एक सवाल भी आया था, ध्वनि तरंगे पानी में भी चल सकती हैं, ध्वनि तरंग लोहे में भी चल सकती है और ध्वनि तरंग हवा में भी चल सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। इसके बाद इसके अगर आपको मान लो कोई कंफ्यूजन हो जाए, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये स्टेटमेंट यही हो गया है कि यही गलत है, मतलब यही ऑप्शन हमें बी ही लगाना होगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, गलत बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तो होते, मैंने पहले ही बताया। अब एक और स्टेटमेंट था, शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है। तो जब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और तुक्का मारते हैं तो झड़ाम से यही वाला तुक्का मार देते हैं, लास्ट वाला। नजदीक करूं क्या? एक सवाल है, जरा नजदीक से पढ़ो। शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है। ये एक बहुत बड़ा साइंस का साइंटिफिक प्रश्न है। आपको कमेंट करने के लिए एक प्रश्न का जवाब पूछ रहा हूं। जो बच्चे मेरा पूरा वीडियो देखेंगे इस प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर देंगे। केवल एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। वीडियो के अंत में अच्छे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, खराब कमेंट करना ना भूलें, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दें। देखो
वायु में ध्वनि की चाल का सूत्र होता है V बराबर अंडर रूट गामा P बाई डी। जिन बच्चों ने अगर साउंड पढ़ी होगी मेरे साथ, V बराबर अंडर रूट गामा P बाई डी। V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, गामा इज द CP अपॉन CV जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होता है, P इज द प्रेशर, D इज द डेंसिटी। चलो, मेरा एक बहुत गंभीर और गहरा प्रश्न है उन बच्चों से जो बच्चे मुझे सुन और पढ़ रहे हैं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं जगह, चलो वीडियो थोड़ा 5 मिनट और लंबा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं पेपर सॉल्व करने तो बैठा हूं और क्या करने जा रहा हूं। आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक नम हवा होती है, एक शुष्क हवा होती है। नम को अंग्रेजी में ह्यूम्ड एयर बोल सकते हैं आप, ह्यूम्ड एयर, और शुष्क को ड्राई एयर अंग्रेजी में। देखो, एक नमी वाली हवा है, आपने देखा होगा बरसात में होती है। आजकल देखे जैसे मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं कि मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी है। आजकल जैसे बारिश का मौसम है, बहुत हवा में नमी है। बिस्किट पार्ले जी लेके आइए और उसको खाते खाते भूल जाइए, थोड़ी देर रख दीजिए, पता चला वो पार्ले जी कुछ और बन जाता है, सर भूसा बन जाता है। और शुष्क हवा यानी ड्राई एयर। 2 प्रश्नों के जवाब पूछना चाहता हूँ। ये जो शुष्क हवा होती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, 3 तरह के मौसम अपने भारत में नॉर्मली होते हैं। शास्त्रों में तो कई मौसम लिखे हैं, लेकिन भारत में 3 मौसम को हम लोग बचपन से देखे हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो शुष्क हवा इन तीनों मौसम में कब ज्यादा होती है, और नम हवा जाड़ा, गर्मी, बरसात में तीनों में से किस में ज्यादा होती है। इन सवालों का जवाब तो बड़ा कॉमन है। शुष्क हवा कब ज्यादा होती है, जाड़े में कि गर्मी में कि बरसात में। और दूसरा प्रश्न है, नम हवा कब ज्यादा होती है, जाड़े में कि गर्मी में कि बरसात में। और फिर इसके बाद एक मोस्ट इक्विप्ड क्वेश्चन जो बिल्कुल फीचर्ड है, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। नम हवा का घनत्व तो ज्यादा होता है कि शुष्क हवा का घनत्व तो ज्यादा होता है। ध्यान रखें, वीडियो के अंत में इन प्रश्नों का जवाब लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इन प्रश्नों के जवाब सही देंगे या गलत देंगे, दोनों ही सूरत में अगली लाइव क्लास में हम आपके साथ शामिल होंगे। इन प्रश्नों का जवाब लेकर खूबसूरत सा डिस्कशन करेंगे, 5-7 मिनट, आपकी एक बड़ी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। मेरे 2 प्रश्नों के जवाब देने हैं। नम हवा किस मौसम में ज्यादा होती है और शुष्क हवा किस मौसम में ज्यादा होती है। दूसरा, नम हवा का घनत्व ज्यादा होता है कि शुष्क हवा का घनत्व ज्यादा होता है। आप इन दोनों के घनत्वों के बारे में मुझे जरूर बताइएगा, फिर आपका एक भयानक सा कंफ्यूजन पैदा होगा उस स्टेटमेंट को लेकर के। मैं आपको उस कंफ्यूजन का जवाब लाइव क्लास में दूंगा। निश्चित तौर से मैं चाहता हूं वो सारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब जरूर खोजें। एक शानदार सा कंसेप्ट है, आपस में कम्युनिकेट कर लें। अगर आपको हमसे पूछने में शर्म आएगी तो बहुत सारे बच्चे इस खूबसूरत सवाल का जवाब जानते भी होंगे, जिन बच्चों को मैंने क्लास 11th में से पढ़ाया होगा, अगर उन्हें याद आता होगा, कि भूलने की बीमारी बड़ी गंभीर होती है। चलिए, अगला प्रश्न अपने बच्चों के लिए ले आया हूं, एक और बेहतरीन सवाल। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आपको एनडीए की कोचिंग करने के लिए 50,000, 70,000, 1 लाख की कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 10 सालों के 20 पेपर उठाए लाइए एनडीए फर्स्ट सेकंड के। अगर दोस्त मैं आपकी पूरी फिजिक्स और पूरी मैथ क्लास 11th और 12th से कंटेंट से निकाल के ना दिखा दूं दोस्त, उस दिन से आप मेरे साथ पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर देना, अगर एक को सवाल बाहर से आता हो तो। चलिए, जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, करंट अचानक बढ़ती है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है। अरे अजीब सी बात है, अरे बोले कि शॉर्ट हो गया, शॉर्ट कर गया, तो शॉर्ट कर जाने में होता क्या है, तेजी से करंट राइज करती है। करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करती है, और लो रेजिस्टेंस होगा तो करंट हाई नहीं हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है अचानक करंट हाई हो जाना। तो हो गया, ऑप्शन होगा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। लो, सवाल खत्म। एक और सवाल मिला, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं। अबे टोपा, क्या सवाल आया है। अपवर्तनांक मापी, अबे गधो, श्यानता मापी, विवर्तन मापी, गैल्वेनोमीटर। आपको पता है धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हो, पढ़ाया सचान सर ने, गैल्वेनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ। अब देखो,
ऐसे ऐसे सवाल कभी लगता है कि यार यूपीएससी ऐसे सवाल पूछेगा क्या। एनडीए की परीक्षा है दोस्त, मजाक नहीं। यूपीएससी इस परीक्षा को लेता है। कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल काहे दिखाई देता है। ससुरवा बचपन से पढ़ रहे हैं कक्षा 8 ऐसे प्रकीर्णन के कारण। छोड़ दे भैया मालिक, अब चला जा आगे बढ़। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। तो अगर आपने क्लास 10th भी पढ़ा होगा तो +2 डायोप्टर लेंस की क्षमता है। डायोप्टर से उसकी फोकल लेंथ F = 1/p फार्मूला आता है। फोकल लेंथ से पावर निकल जाती है, पावर से फोकल लेंथ निकल जाती है। +2 है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी 0.5 मीटर, और पॉजिटिव फोकल लेंथ उत्तल लेंस की होती है, तो 0.5 मीटर का उत्तल लेंस होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। झंडू बाम सवाल आ रहे हैं, मतलब बिना एफर्ट लगाए सवालों का जवाब आएगा। कक्षा 10 के बच्चों को भी मैं इतना ट्रेन करता हूं कि वो सवाल बना दें। अगला सवाल, चलते रहिएगा। बोला संगठित स्फटिक मतलब क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक 1.46 है। एक कोई नीलम है, क्वार्ट्ज को रिप्रेजेंट किया है NQ से, और नीलम को रिप्रेजेंट किया है NS से। नीलम है ना वो धातु, वो जो लोग पहनते हैं हाथ में नीलम, वो तुम्हारी वाली नीलम नहीं, वो जो लोग हाथ में नीलम, पन्ना, क्या क्या आता है, रत्न बहुत तरह के हमको पता नहीं है, लेकिन नीलम का जरूर पता है। नीलम का पता है हमको। तो वो जो नीलम है उसका अपवर्तनांक 1.77 है। बोला यदि क्वार्टज में प्रकाश की चाल VQ है, क्वार्टज में प्रकाश की चाल VQ है, और नीलम में प्रकाश की चाल VS है, मतलब नीलम का अंग्रेजी नाम यस से होता होगा। अब पता नहीं क्या होता होगा, जानते नहीं है। चलो अच्छा अंग्रेजी वाला पढ़ने तो पता चल जाएगा। हाँ, सफायर, यस सफायर ब्लू बोलते हैं ना, सफायर ब्लू। हाँ, तो इसका मतलब नीलम जो होता है वो नीले रंग का रत्न भी होता होगा। ओए मल्लिकार्जुन मिश्रा जी, वैभव मिश्रा, जानते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, स्फटिक, सफायर, स्फटिक होता है हमारा वो क्वार्ट्ज, और सफायर अंग्रेजी में नीलम। तो सुनो भाई, क्या झंडू बाम सवाल लाए हो यार। बचपन में पढ़ा था N = C/V, N = C/V। आप भी पढ़ोगे मेरे साथ, जब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो पढ़िएगा आप मेरे साथ। यार मैं फिर कहूँ, बार बार कहना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि 11th और 12th की ऑनेस्ट स्टडी तुमको जहां चाहिए वहीं खड़ा करा सकती है, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूं, दिल से पढ़िए। जिस दिन पढ़ लोगे ना उस दिन आसमान का सफर तय कर सकते हो। बस दिल से पढ़िए, दिल लगाइए, इन्हीं में लगाइए ना, पता नहीं कहां कहां दिल लगाते हो तुम लोग। हाँ, नीलम में प्रकाश की चाल VS है। अब बताओ क्या झंडू बाम सवाल है बे। N = C/V, तो V = करिएगा तो क्या आ जाएगा, C/N आएगा ना। अब आपको दिखने में लगा है C तो कांस्टेंट होता है, तो जिसका M कम होगा उसका भी ज्यादा होगा। तो एक क्वार्टज का M कम है तो क्वार्टज में भी ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा होगा, तो हो गया, ऑप्शन आ गया होगा, VQ > VS होगा। नीलम को आज हमें भी पता चल गया, सफायर कहते हैं, और क्वार्ट्ज तो अंग्रेजी में क्वार्ट्ज ही है, वैसे स्फटिक भी हो सकता है। हो गया, सवाल भी हो गया, काम मैं उलझ दिया। चलो आगे बढ़ो। क्या मुझे समझ गया मैं क्या लगा रहा हूं, मतलब ऐसे सवालों को ये सिर्फ हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं, कसम से बता रहा हूं। इतना लोअर लेवल तो यार एयरफोर्स की परीक्षा में इससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया सवाल पूछा जाता है, कसम से बता रहा हूं। एनडीए में फिजिक्स माने झंडू बाम, और एयरफोर्स की आप तुलना एनडीए से मत करना। एयरफोर्स में फिजिक्स एकदम फाड़ू आती है, बुद्धि ठीक हो जाती है। एक अवतल दर्पण की स्थिति में किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया है, तो प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए मेरे साथ, सबको पता है ये एक अवतल दर्पण है, कौन सा कथन सही, ये ज्यादातर सारे यही लिखा है सही नहीं है, नहीं को बोल्ड कर रखा है, पता चला तुम उड़ाई जाओ। आपको पता है ये हमारा अवतल दर्पण है। कक्षा 10 की भी फिजिक्स पढ़ी हमने, नहीं भी पढ़ाई है तो भी दिक्कत नहीं है। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स ना, तो तुमको कई जन्म जन्म का नाता जोड़ दूंगा रे ऑप्टिक्स से, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। बहुत अच्छी रे ऑप्टिक्स पढ़ाता हूं मैं, वर्ल्ड क्लास रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा आपको।
जब रे ऑप्टिक्स पढ़ने का नंबर आएगा आपको वर्ल्ड क्लास रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, आप देखते रह जाएंगे यार ये था, हम साला जिंदगी में फालतू न उलझे थे। चलो अभी वक्त आने का समय है। चलो अब तो क्वेश्चन कर रहा है कि फोकस और पोल के बीच में, ए भैया कौनो कक्षा 10 में लड़का पढ़ के आए हो, ये सवाल ना लगाए पावे से मर जाए जाके वहाँ चुल्लू भर पानी में नाव में बैठ के डूब गए। सही बताए रहे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने फोकस के अंदर रखिए तो आपको पता है उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी होगा, ये बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब बड़ा होगा, आपको तो पता है ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर होती तो प्रतिबिंब बड़ा भी हो जाता है, इसी साइड बाहर साइड पीछे साइड जाता है ना, उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी हो जाता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये गड़बड़ है। अनंत पर प्रतिबिंब केवल एक बार बनता है जब वस्तु फोकस पर रखी होती है। ये तो फोकस के अंदर आ गई, तो यही गलत हुआ। सी इज द गलत आंसर, सी इज द गलत आंसर। प्रतिबिंब सीधा होगा, सभी को पता है कि इधर बनेगा तो सीधा ही बनता है। हो गया, एक और सवाल हो गया। अब देखा का अब पढ़ाई तो के दे, देखा जा सब लोग। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। छप गया क्या सब? कुछ नहीं मिल रहा है, फिर मिलेगा, ढूंढते रहना चाहिए। अब देखो कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस है। हे राम, हे भगवान, जमीन से उठाए काहे नहीं लेता यार हमके। सबको पता है R बराबर 2F होता है, ये सर्वा पूछा है, बी ऑप्शन है। कांच के गिलास के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। मैं तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, रे ऑप्टिक्स आने तो दीजिए अपवर्तन के कारण। या आप कांच के अंदर कोई सिक्का डाल दिए, थोड़ा ऊपर भी उठता है और थोड़ा साइज में बड़ा भी हो जाता है, साइज में थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, ऊपर को भी उठाई देता है अपवर्तन के कारण। मतलब ऐसे फर्जी सवाल, अपवर्तन के कारण। पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को क्या कहते हैं? शायद कार्निया। जहाँ इमेज बनती है वो रेटिना, जिस झिल्ली से पास करता है वो शायद कार्निया। देखा भैया, आई जाए। एक औद्योगिक प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर 10 घंटे पर डे चलता है, 30 दिनों चलता है, 5 किलोवाट पावर लेता है। 4 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा लगेगा? हे भगवान, किलोवाट आवर चाहिए हमको, फिर खर्चा बाद में। तो किलोवाट है 5, एक दिन में चलता है 10 घंटे, कार्यक्रम चलना है 30 दिन, रुपया लगेगा एक दिन, 1 यूनिट का 4। आंसर चेक करो, 6000। 6000 रुपए में आपका काम चल जाएगा, सवाल खत्म हो गया। मजाक है, क्या करूं? करेक्ट। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? देखिए हर जगह कथन वाले सवालों में सर्व एक ही झाम फंसा रहा है, कह रहा है सही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं। आप हमको दोनों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी होती है और उसके डायरेक्शन को उसका परिमाण भी होता है। मतलब ये सही स्टेटमेंट है, तो आप इसको निशान मत मार दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक क्लोज कर्व होती है। सबको पता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, साउथ पर टर्मिनेट होती है। दीज आर क्लोज कर्व्स, नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर क्लोज कर्व्स। चुंबकीय रेखाएं खुला वक्र बनाती है, यही तो गलत हो गया है। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया है, चुंबकीय रेखाएं खुला वक्र होती हैं, गलत बात है। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब ये तीसरा चौथा ऑप्शन भी सही है। मतलब हमें ऑप्शन ट्रिक करना है सी, करे कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी तो 3 सही है ना। और ढूंढ ले भैया, कुछ मिल जाए तो, नहीं तो काम खत्म, खेल खत्म हो गया। मेला कहते सब ला भैया। राधे श्याम सीताराम, राधे राधे, जय हिंद। जोर से बोलो वंदे मातरम, जोर से बोलो भारत माता की जय, जोर से बोलो जय हिंद, क्योंकि ये हमारे दिल में बसता है और हमेशा बसेगा। ये छोटे मोटे लोग आकर के, साले 2 कौड़ी के नेता आकर के हमारा ईमान नहीं डिगा सकते। हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र के लिए मर मिटने का वजूद इंसान के अंदर दिल से होता है। मैं फिर से कहता हूँ, जो बच्चे जिनके अंदर भावना होती है राष्ट्र पर मिटने की भावना, उस देश की मिट्टी में पैदा होते ही पैदा हो जाती है, चाहे वो मनुष्य हो। आप तो उस धरती पर दोस्त पैदा हुए, मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, आप उस धरती पर पैदा हुए हैं जिस धरती पर जानवरों ने भी बलिदान किया है, उनके अंदर भी भावना थी।
आपको कितने ऐसे जानवरों का नाम बताऊं, कितने ऐसे महान पुरुषों का नाम बताऊं जिनके जानवर ऐसे थे, जंतु उन्होंने पाल रखे थे, हाथी पाल रखे थे, घोड़े पाल रखे थे। बहुत दूर मत जाओ तो रानी लक्ष्मीबाई के 2 घोड़े थे, एक का नाम पावन, एक का नाम बादल, एक ही जैसे नाम थे, पवन और बादल। जबरदस्त घोड़े थे, जितने को तलवार से काटी थी मैदान में, दूसरे को घोड़े खुर से मार देते थे। और चेतक की तो कहानी दोस्त लिख चुकी गई है, आप लोग कविताओं में पढ़ते होंगे। इतना बड़ा घोड़ा था, इतना होशियार घोड़ा था महाराणा प्रताप का, कि उसको ऐसे खींच देते थे एक लगाम तो उठा के पैर रख देता था हाथी के मस्तक पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना बलशाली और कितना पुष्ट घोड़ा रहा होगा। लगाम खींचते हाथी के मस्तक पर पैर रख देता था। और सोचिए 80 किलो का भाला किसी के मस्तक के आर पार होगा तो कहाँ जाएगा, छू भी निकल जाएगा। तो अब घोड़ा रख दिया हाथी के मस्तक पर पैर, अब घोड़े पर सवार और ऊंचा है, जो हाथी पे बैठा हो उसे लाना जाएगा। आप सोच सकते हैं वही घोड़ा 26 फीट आप लंबाई समझते होंगे, 26 फीट की लेंथ समझते हैं, उसकी एक टांग काट दी थी मुगल सैनिकों ने। तो यकीन जाने उस घोड़े ने अंतिम सांस तक अपने मालिक की रक्षा की। 26 फीट का दरिया इस पार से उस पार वो पार हो गया। कैसे? क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। वो जानवर था, उसके अंदर देश प्रेम था। तो हम तो इंसान बन के दोस्त धरती पर पैदा हुए। अरे साल एक घटिया 2 कौड़ी के नेता हमारा देश प्रेम, हमारा ईमान मिटाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी, इनको मिट्टी में मिलाने का दम रखती है भारत की जनता। बस छोटा सा सोच और हुनर होनी चाहिए और अपनी थिंक को सही डायरेक्शन में लेके जाना आना चाहिए। आपको अपना वजूद ईमानदारी से बनाना आना चाहिए, आप बहुत आगे तक जाएंगे। और जो क्षणिक बनाना चाहता है, झूठ पर खड़े होना चाहता है, उसका महल कुछ देर तो बन सकता है, इसके बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, दैट्स ऑल, गुड नाइट।